आओ बच्चों जल्दी से अपन इस रैखिक प्रोग्रामन नाम के पाठ का रिवीजन करते हैं और इसमें सबसे पहले देखते हैं रैखिक असमीकाएं। पहले अपन असमीकाओं के बारे में जान लें। असमीकाओं के चिन्ह ये होते हैं बेटा, याद है ना आपको, ये और ये असमीकाओं के चिन्ह होते हैं। अब रैखिक असमीकाएं आपको याद है, x और y के एक घातीय समीकरण एक सरल रेखा को व्यक्त करते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर x और y के एक घातीय समीकरण में ये असमीका का चिन्ह आ जाए तो इसको कहेंगे अपन रैखिक असमीका। जैसे ax प्लस बी है ना, ये छोटा है या बराबर है 0 की। यहाँ पर ax प्लस बी वाई प्लस सी ये 0 से बड़ा है, तो ये क्या है, रैखिक असमीकाएं हैं। अब बात करिए अपन ने किसकी, कि एक चर वाली रैखिक असमीकाएं। एक चर वाली कौन सी होंगी, ax प्लस बी वाई, इसका मान 0 से छोटा है। एक चर वाली रेखाएं कौन सी होती हैं आपको याद है, वो है बेटा, अपने को याद होना चाहिए एक चर वाली रेखा कौन सी होती है, x अक्ष के समांतर, ठीक है, y अक्ष के समांतर। यानी कि अगर y बराबर कांस्टेंट है यानी कि अचर है तो ऐसी रेखाएं क्या होंगी, x अक्ष के समांतर। और अगर x बराबर कांस्टेंट है तो वो किसके समांतर होंगी, y अक्ष के समांतर। तो ऐसी रेखाएं से जो असमीका बनती है उसको कहते हैं अपन एक चर वाली रैखिक असमीकाएं। अब बात करिए अपन ने दो चर वाली रैखिक असमीका। दो चर वाली रैखिक असमीकाएं कैसे होंगी, ax प्लस बी वाई, इसका मान 0 से छोटा है, ax प्लस बी वाई प्लस सी, इसका मान 0 से बड़ा है या बराबर है। अब आपको याद है दो चर वाली जो रेखाएं होती थी वो कैसे होती थी बेटा, वो ऐसे हैं कि अगर मान लीजिए अपने पास में ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, तो वो ऐसे भी हो सकती थी, ऐसे भी आ जाती थी, ऐसे भी आ जाती थी, है ना, ऐसे भी आ जाती थी। जो x अक्ष और y अक्ष दोनों को प्रतिच्छेद करती थी, जिनको अपन क्या कहते थे कि ये दो चर वाली रेखा है। अब ऐसी रेखाएं जो दो चर वाली हों उनसे बनने वाली असमीकाओं को क्या कहेंगे, दो चरों वाली रैखिक असमीका। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब आलेखीय विधि से अपन दो चर वाली रैखिक समीकरण को हल करते हैं। कैसे हल करेंगे साहब, यहां पर क्या है अपने पास में, ये मान लीजिए कि साहब एक दे रखा है 3x प्लस 4y और साहब ये आ गया अपने पास में 12। ठीक है, अब इस दो चर हैं x और y, दो चर हैं। अब इसका हल कैसे ज्ञात करते हैं, किससे, आलेखीय विधि से। तो सबसे पहले क्या काम करो, इसके संगत एक रेखा लिखो साहब, रेखा का समीकरण ये आता है। तो ये है अपने पास में 3x प्लस 4y और बराबर 12। फिर इस रेखा को अंतःखंड रूप में लिखो, तो ये आ गया अपने पास में 3x बटे 12 प्लस 4y और बटे 12 बराबर 1। तो ये आ गया x बटे 4 y बटे 3 बराबर 1। अब इसकी यहाँ फोटो बना लो साहब, देखना जरा, ये फोटो बन गई। x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड कितना है, 4, तो ये आ गया 1 2 3 4, ये आ गया 4,0। ठीक है, y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड कितना है, 3, तो ये आ गया अपने पास 1 2 3, ये आ गया B बिंदु 0,3। अब पैमाने व पटरी की सहायता से इन दोनों को मिला दिया, ये आ गया साहब। इस रेखा ने क्या काम करा कि इस पूरे निर्देश तंत्र को दो भागों में बांटा, एक ऐसे और एक ऐसे। अब इन दोनों को अगर ध्यान से देखो तो इन दोनों क्षेत्रों में एक अंतर दिखाई दे रहा है। क्या अंतर दिखाई दे रहा है कि एक क्षेत्र में मूल बिंदु नहीं है और एक क्षेत्र में मूल बिंदु है। तो अपन क्या काम करेंगे कि इसका हल क्षेत्र निकालने के लिए, ठीक है, इस असमीका को मूल बिंदु, अब मूल बिंदु तो बच्चा बच्चा जानता है ना, मूल बिंदु O 0,0 से संतुष्ट कराने पर, अब 0,0 से संतुष्ट कराओ भाई, तो यहाँ आ गया 3 गुणा 0, 4 गुणा 0 और ये है 12। अब ये आ गया 0 12 से बड़ा है, 0 12 से बड़ा है, 0 12 से बड़ा है। गलत बात, 0 12 से बड़ा नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ
कि इसके हल क्षेत्र में मूल बिंदु नहीं आएगा। नहीं आएगा का मतलब इसका हल क्षेत्र आ गया ये ऊपर की तरफ। ठीक है, तो अपन कहेंगे कि रेखा इस असमीका का हल क्षेत्र रेखा ए बी के ऊपर की ओर स्थित है। ये आ गया साहब हल क्षेत्र। ऐसे सरल करते हैं अपन। ठीक है, ये आसान तरीका होता है। अंतःखंड रूप में लिखिए रेखा को, फिर फोटो बनाइए, फिर करिए। इसके एक और विधि होती है सारणी बना के। सारणी बना के जो अपन 10वीं क्लास में करते थे ना, कैसे, ऐसे वाले, या x लिख देते हैं या y लिख देते हैं, फिर यहाँ पे मान रखते जाओ x के y के, सारणी बन जाएगी, 3 बिंदु आ जाएंगे, 3 बिंदुओं को मिला दो और वो रेखा आ जाएगी। ठीक है, एक और तरीका होता है कि पहले x बराबर 0 रख के देखो तो y का मान आ जाएगा, यहाँ बिंदु को बना दो। फिर y बराबर 0 रख के देखो, x का मान आ जाएगा, वो रख दो सामने। ठीक है, फिर सरल रेखा आ जाएगी, फिर हल क्षेत्र निकाल लो। ऐसे करके 3 विधियां होती हैं। मैं ज्यादातर इस विधि का इस्तेमाल करूंगा क्योंकि 11वीं क्लास में, ठीक है, ये जो है निर्देशांक ज्यामिति में सरल रेखा को पढ़ने के बाद में इसका उपयोग किया गया था। ठीक है, ये देखिए आप, ये सवाल दे रखा है असमीका का आलेखीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो यहां पर सबसे पहले क्या दिया है, दिया है भैया, दिया है कि असमीका है 5x + 6y, इसका मान 30 से छोटा है या उसके बराबर है। अब साहब यहाँ पर इसके संगत रेखा का समीकरण लिखा साहब, संगत रेखा का समीकरण। अब संगत रेखा का समीकरण है अपने पास में 5x + 6y और बराबर 30। यहाँ पर आ गया 5x, अंतःखंड रूप में लिख रहा हूं मैं, ये आ गया 6y बटे 30 और बराबर 1। ये आ गया अपने पास में x बटा 6 प्लस y बटे 5 बराबर 1। अब इसकी फोटो बनाई, देखना इधर की तरफ, ये अपने पास में x अक्ष और y अक्ष। x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड कितना है, 6। तो यहाँ आ गए अपन, ये मूल बिंदु है O 0,0, 1 2 3 4 5 6, ये आ गया साहब बिंदु A। इसके निर्देशांक क्या है, 6,0। फिर y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड है 5, तो 1 2 3 4 5, ये आ गया B और इसके निर्देशांक है 0,5। अब पैमाने व पट्टी की सहायता से इन दोनों बिंदुओं को मिला दिया, ये सरल रेखा आ गई अपने पास में AB। ठीक है, अब साहब अपने को हल क्षेत्र बताना है, तो या तो ऊपर होगा या नीचे होगा। अब इन दोनों में अंतर केवल मूल बिंदु का है। अब अपने को ये याद रखना है कि हल क्षेत्र का प्रत्येक बिंदु, हल क्षेत्र का प्रत्येक बिंदु इस असमीका को संतुष्ट करता है। तो यहाँ पर मूल बिंदु से संतुष्ट कराते हैं, तो मूल बिंदु से भैया असमीका को संतुष्ट कराया। मूल बिंदु O 0,0 से संतुष्ट कराने पर क्या होगा बेटा, देखो आप, 5 गुणा 0, 6 गुणा 0 और 7 30। यहाँ आया साहब 0 30 से छोटा होता है, 0 30 से छोटा होता है, 0 30 से छोटा होता है। बिल्कुल सही बात है, यानी कि संतुष्ट हो रहा है। इसका मतलब इसके हल क्षेत्र में मूल बिंदु शामिल है। तो भैया इसका हल क्षेत्र कहाँ जाएगा, ऐसे देखो आप, ढन 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 ढन, ये आ गया इस असमीका का हल क्षेत्र। ठीक है, रेखा AB के नीचे की ओर जिसमें मूल बिंदु शामिल है। और ज्यादा करो तो ये बराबर का चिन्ह होता है, तो कहते हैं कि इस असमीका का हल क्षेत्र रेखा AB के नीचे की ओर स्थित है, जिसमें रेखा पर स्थित बिंदु भी शामिल हैं। अगर बराबर का चिन्ह होता है असमीका के साथ में तो रेखा पर स्थित बिंदु भी शामिल होते हैं, और अगर बराबर का चिन्ह नहीं होता है तो रेखा पर स्थित बिंदु शामिल नहीं होते हैं। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। अब रैखिक प्रोग्रामन से समस्याएं कैसे हल करेंगे साहब, वो देखो आप। इसमें क्या होगा कि आपको एक फलन दिया जाएगा, रैखिक फलन Z, जिसको अपन उद्देश्य फलन भी कहेंगे। अब उसके बाद में अपने को
असमीकाएं दी जाएंगी, रैखिक असमीकाएं। उस रैखिक असमीकाओं को सरल करके उनसे जो कोणीय बिंदु प्राप्त होंगे वो जेड में रखेंगे। अब उससे अपने को न्यूनतम और अधिकतम मान प्राप्त होंगे। इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं अपन? रैखिक प्रोग्रामन द्वारा समस्या को हल करना कहते हैं। अब ऐसे समझिए गणितीय भाषा में कि जो उद्देश्य फलन होगा वो ऐसा होगा, z बराबर c1x प्लस c2y। ठीक है। अब विवरोध यानी कि अपने को जिस समस्या का हल निकालना है, तो समस्याएं कैसे होंगी अपने पास में, ये जिसको अपन क्या कहेंगे? विवरोध। अब ये एक रैखिक असमीका है, ये भी एक रैखिक असमीका है। ये कहलाएंगे ऋणोत्तर विवरोध, यानी कि ये केवल अपने को धनात्मक मान लेने हैं, यानी कि प्रथम चतुर्थांश में जो मान है उसी को लेना है। तो उसके लिए प्रश्न में ये भी लिखा होगा x और y का मान 0 से बड़ा है या उसके बराबर है, यानी कि प्रथम चतुर्थांश के अंदर जो हल क्षेत्र होगा उसी की बात करेंगे साहब। अब यहाँ से अपने को जो भी बिंदु प्राप्त होंगे वो इसमें रख के देखेंगे, और ज्यादा आएगा कि कम आएगा वो देख लेते हैं। ये हो गया। अब आगे देखते हैं एक रैखिक प्रोग्रामन समस्या से संबंधित महत्वपूर्ण पद। भाई रैखिक समस्या जो आपको दी जाएगी उसमें कैसे कैसे पद आपको सुनाई देंगे उसके बारे में बातचीत करते हैं। सबसे पहले सुनाई देगा उद्देश्य फलन। उद्देश्य फलन क्या है कि जिससे आपको ये पता लगाना है कि साहब जो मान है वो अधिकतम है कि न्यूनतम है। ये सारी चीजें किससे पता चलेंगी? अपने को उद्देश्य फलन से, है ना। उसी का अपने को न्यूनतमीकरण करना पड़ेगा, मतलब उसका मान अपने को कम से कम करना है या ज्यादा करना है। तो ये किस में करेंगे? अपने को कैसे करना है कि इसका मान ज्यादा होना चाहिए, इसका मान कम होना चाहिए। तो न्यूनतमीकरण और उच्चतमीकरण करने के लिए जो फलन आपको मिलेगा उस फलन को अपन जेड कहेंगे, और उस फलन को उद्देश्य फलन भी कहते हैं। ये उद्देश्य फलन, ठीक है। उसके बाद में आपको सुनाई देगा रैखिक विवरोध। रैखिक विवरोध का मतलब यह है कि आपको रैखिक असमीकाएं दी जाएंगी, ठीक है, जिनसे आप क्या करेंगे? क्षेत्र को बांधेंगे, हल क्षेत्र निकालेंगे, और उस हल क्षेत्र निकालने के लिए जो रैखिक असमीकाएं दी जाती हैं उसको कहते हैं अपन रैखिक विवरोध। ठीक है बेटा। अब आगे बात करें इष्टतम सुसंगत समस्या। अब साहब ये क्या है कि विवरोध के अधीन असमीकाओं के समुच्चय द्वारा निर्धारित समस्या जो x और y में रैखिक फलन के अधिकतम और न्यूनतम करे, यानी कि जो रैखिक फलन है उसमें अधिकतम और न्यूनतम करे, ऐसी समस्या को अपन क्या कहेंगे? इष्टतम सुसंगत समस्या कहेंगे। ठीक है बेटा। इसके बाद आएगा इष्टतम मान। उद्देश्य फलन का अधिकतम या न्यूनतम मान रैखिक प्रोग्रामन समस्या का इष्टतम मान कहलाता है। सुसंगत तथा असुसंगत क्षेत्र, जो इसका हल क्षेत्र होता है, जो परिबद्ध क्षेत्र है जिसमें अपने को मान निकालना है, वो कहलाएगा अपने पास में सुसंगत क्षेत्र, और जो हल क्षेत्र के अलावा का क्षेत्र है वो कहलाएगा असुसंगत क्षेत्र। ठीक है बेटा। उसके बाद आएगा अपने पास में परिबद्ध क्षेत्र और अपरिबद्ध क्षेत्र। परिबद्ध क्षेत्र क्या है? जैसे अपने पास में एक तो जेड दे रखा है, वो तो ठीक है। अब असमीकाओं, रैखिक असमीकाओं से अपन ने ये क्षेत्र निकाला साहब, ये है। अब ये क्या है? अपने पास में परिबद्ध है। ये क्या? एक्स अक्ष, वाई अक्ष और इन रैखिक असमीकाओं से बंधा हुआ है। तो जो बंधा हुआ क्षेत्र होता है उसको कहते हैं अपन परिबद्ध क्षेत्र, और जो परिबद्ध क्षेत्र चारों तरफ से बंधा ना हो उसको कहते हैं अपन अपरिबद्ध क्षेत्र। ये दो फोटो दिखाई दे रहे हैं, उदाहरण के लिए हैं ये, ठीक है। दोनों फोटो में ये अपने पास में क्या है? परिबद्ध क्षेत्र है, और ये अपरिबद्ध क्षेत्र है। इसके अंदर जो बिंदु होगा वो सुसंगत, ठीक है, सुसंगत क्षेत्र होगा, और ये जो बाहर की तरफ होगा वो असुसंगत क्षेत्र होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये आ गया साहब सुसंगत हल और सुसंगत हल। वही है कि हल क्षेत्र के अंत्य भाग जो होगा उसको तो अपन क्या कहेंगे? सुसंगत हल कहेंगे, और अंत्य इसके बाहर की तरफ जो भाग होगा उसको कहेंगे असुसंगत हल। इष्टतम तथा अनुकूलतम सुसंगत हल, मतलब अपने पास में जो मान प्राप्त होगा सुसंगत क्षेत्र का कोई बिंदु है जिसको उद्देश्य फलन में रखने पर न्यूनतम या अधिकतम मान प्राप्त होता है, उसको कहेंगे अपन इष्टतम या अनुकूलतम सुसंगत हल। ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर एक समस्या को हल करके देखते हैं। ठीक है। ये कह रहा है कि साहब ये बताओ कि ये
कैसे परिबद्ध है ना, परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है, तो ये परिबद्ध है कि नहीं है ये बताना है अपने को। देखते हैं साहब, यहाँ पर सबसे पहले अपन ने क्या काम करा, दिया है क्या दिया है साहब कि 50x प्लस 25y और इसका मान जो है वो 500 से छोटा है या उसके बराबर है। अब यहाँ पर इसके संगत रेखा का समीकरण ये अपने पास में असमीका नंबर 1 है, ठीक है। अब ऐसे ही अपन ने दूसरी असमीका लिखी x प्लस वाई और साहब इसका मान 12 से छोटा है या उसके बराबर है। अब यहाँ पर इसके संगत रेखा लिखेंगे साहब, संगत रेखा का समीकरण ये जो है x का मान 0 से बड़ा है या उसके बराबर है, y का मान 0 से बड़ा है या उसके बराबर है, ये क्या बताएगा कि साहब क्षेत्र जो है वो प्रथम चतुर्थांश में स्थित है, ठीक है। इन दोनों को हल करते हैं अपन तो। अब इसके संगत रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, 50x प्लस 25y और बराबर 500। फिर साहब इसको अंतःखंड रूप में लिखा, ये 50x 25y बटे में 500, यहाँ पर बटे में 500 बराबर 1। ये आ गया अपने पास में x बटे 10 y बटे 20 बराबर 1, ठीक है। यहाँ पर इस असमीका को मूल बिंदु से संतुष्ट कराओ था। मूल बिंदु O 0,0 से संतुष्ट कराने पर क्या हो जाएगा साहब, 50 गुणा 0 25 गुणा 0 है ना, और इसका मान 500 से छोटा है, 0 का मान 500 से छोटा है, 0 का मान 500 से छोटा है, इसका मतलब ये संतुष्ट है सब, है ना। यहाँ पर आते हैं हम, ये है अपने पास में x प्लस वाई बराबर 12, x बटे 12 प्लस वाई बटे 12 बराबर 1। अब इसको मूल बिंदु से संतुष्ट कराया साहब, मूल बिंदु है ना, मूल बिंदु O 0,0 से संतुष्ट कराने पर क्या होगा साहब, 0,0 से संतुष्ट कराने में 0 प्लस 0 और 12 से छोटा है या उसके बराबर है, 0 12 से छोटा है या उसके बराबर है, बिल्कुल सही बात है साहब, संतुष्ट है, छोटा है, ये आ गया। अब इसकी मैं फोटो बनाता हूँ, है ना, यहाँ पर ही बना देता हूँ। ये अपने पास में क्या आ गया, ये x अक्ष और ये y अक्ष है ना, ये अपने पास में मूल बिंदु है। पहले ये देखो आप, x अक्ष पर कितना है 10, तो x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड 10 1 2 3 4 5, ये आ गया 10, इसको लिखा a 10,0। अब y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड 20, ये आ गया अपने पास में 20, ये हो गया b 0,20, ठीक है। अब मैंने क्या काम करा, ये देखो आप, ये रेखा खींची पैमाने या पट्टी से, ये आ गई, ये है अपने पास में असमीका 1। अब इसका हल क्षेत्र, इसका जो हल क्षेत्र है वो कहाँ होगा, रेखा के नीचे की ओर, क्योंकि इसमें मूल बिंदु संतुष्ट कर रहा है तो इसका मान जो है या इसके हल क्षेत्र में मूल बिंदु शामिल होगा, तो इसका मतलब इसका हल क्षेत्र होगा नीचे, ऐसे छोटा सा लगा दिया अभी मैं, ठीक है। फिर आते हैं अपन इस वाली असमीका पे, इसका मैं क्या काम करता हूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ भाई, है ना, ताकि दिक्कत नहीं आए, लाल कर लेते हैं। अब यहाँ पर x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड 12, तो 12 होगा यहाँ, इसको रख दिया अपन ने C बिंदु 12,0, ठीक है, और y अक्ष पर भी 12, वो यहाँ आ गया, यह है D बिंदु 0,12। अब ये रेखा बनी साहब, ये आ गई, इसके हल क्षेत्र में भी क्या है, मूल बिंदु शामिल है, क्यों, क्योंकि मूल बिंदु इसको संतुष्ट कर रहा है, तो इसका हल क्षेत्र आ गया ये वाला। लेकिन अपने को क्या काम करना है, अपने को
ऐसा हल क्षेत्र लेना है जो दोनों में उभयनिष्ठ हो। तो कौन सा हल क्षेत्र आएगा? ये वाला, ये जो मैं पीले कलर से कर रहा हूं ना, ये वाला हल क्षेत्र है साहब इसका, है ना, ऐसे ये रहा साहब। अब ये क्या है? दोनों असमीकाओं से भी परिबद्ध है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष से भी परिबद्ध है। तो ऐसे क्षेत्र को अपन कहेंगे परिबद्ध क्षेत्र, यानी कि अपने को एक प्रतिबंध निकालना था, लेखा चित्र खींचना था, ये आ गया साहब। ये क्षेत्र कैसा है? परिबद्ध क्षेत्र। ठीक है। अब अगर उद्देश्य फलन होता है तो अपन इसमें मान रख के आगे करते, लेकिन अभी उद्देश्य फलन नहीं है, केवल अपने से ये पूछा था कि इस समस्या का लेखा चित्र बना दिया, वो बना दिया। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय है। इसमें क्या है महत्वपूर्ण प्रमेय में कि अगर कोई रैखिक प्रोग्रामन समस्या है, उसके सुसंगत क्षेत्र के लिए आपको कोई उद्देश्य फलन दे रखा है जिसमें अधिकतम और न्यूनतम मान का अस्तित्व है, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या काम करेंगे कि जो रेखीय असमीकाएं उनको हल करके कोणीय बिंदु निकालेंगे। कोणीय बिंदु निकाल के इसमें रखते हैं, इसके जो अधिकतम और न्यूनतम मान प्राप्त होते हैं वो हमेशा क्या होंगे? उन अवरोधों को संतुष्ट करते हैं। ठीक है, कोई ज्यादा खास बात नहीं है। माना आर एक रैखिक समस्या प्रोग्रामन के लिए सुसंगत क्षेत्र उत्तल बहुभुज है, उद्देश्य फलन z बराबर ये दे रखा है r से परिबद्ध है, तब z r के अधिकतम और न्यूनतम दोनों प्रकार के मान होंगे r के कोणीय बिंदु पर स्थित होगा। ठीक है, वही वाली बात है, जब तक अपन समस्या को हल नहीं कर लेंगे तब तक इन बातों को नहीं समझ पाएंगे। तो ये देखिए, आप एक समस्या को हल करके देखते हैं, इससे शायद आपकी बात समझ में आ जाए। ये कह रहे हैं कि साहब आलेखीय विधि से रैखिक प्रोग्रामन समस्या को निम्न विरोधों के अंतर्गत हल कीजिए। इसका अपने को हल ज्ञात करना है। ठीक है, ये अपना उद्देश्य फलन है जिसका अधिकतम मान बताना है। कौन सा मान बताना है बेटा? अधिकतम मान बताना। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को जो दे रखा है उसके बारे में बातचीत करें कि दिया है, क्या दिया है बेटा? सबसे पहले दिया है उद्देश्य फलन z बराबर 5x प्लस 2y, इसको दे दिया नंबर 1। अब दो असमीकाएं दे रखी हैं, ठीक है, एवं असमीका नंबर 1, असमीका यह है x प्लस वाई, इसका मान 40 से छोटा है या उसके बराबर है, इसको दे दिया 2 नंबर। फिर है अपने पास में 2x प्लस वाई, इसका मान 70 से छोटा है या उसके बराबर है, ये आ गई 3 नंबर। ये जो है ये केवल ये बताता है कि अपना जो हल क्षेत्र है वो प्रथम चतुर्थांश में स्थित है, तो इसको मैं अलग से नहीं लिखता। अब इसको सरल करने का तरीका, सबसे पहले संगत रेखा लिखी साहब, संगत रेखा यहाँ आ जाएगी अपने पास में x प्लस वाई, ठीक है, बराबर 40। तो ये आ गया x बटे 40 y बटे 40 बराबर 1, यानी कि x अक्ष पर काटा गया अंतखंड कितना है? 40। y अक्ष पर काटा गया अंतखंड भी कितना है? 40। अब बात करिए अपन ने कि यहाँ पर मूल बिंदु से संतुष्ट कराओ सब। मूल बिंदु O0,0 से संतुष्ट कराने पर अपने पास में क्या आएगा? 0 प्लस 0, और साहब 40 से छोटा है, 0 40 से छोटा है, 0 40 से छोटा है, इसका मतलब संतुष्ट है साहब। तो इसके हल क्षेत्र में मूल बिंदु शामिल होगा। ऐसे इसको भी देख लो आप, यहाँ पर आ गया अपने पास में संगत रेखा। संगत रेखा आ गई 2x प्लस वाई बराबर 70, तो x बटे 35 प्लस वाई बटे 70 बराबर 1। अब साहब यहाँ पर क्या काम करा अपन ने कि इसको मूल बिंदु से संतुष्ट कराया। मूल बिंदु O0,0 से संतुष्ट कराने पर क्या आ जाएगा बेटा? देखो आप, 2 गुणा 0 प्लस 0, और साहब 70 से छोटा है, 0 70 से छोटा है, इसका मतलब ये भी संतुष्ट हो रहा है। ठीक है, संतुष्ट हो गया। अब क्या काम करना है? अपने को फोटो बनानी है। फोटो अपन ऐसा करें, अगले पेज पे बनाते हैं साहब। यहाँ पर अपन ने क्या काम करा? ये फोटो बना रहा हूँ, है ना, ये है अपने पास में x अक्ष,
ये है y अक्ष। पहली जो रेखा थी उस पर x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड कितना था 40, ये a 40,0 और साहब y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड भी कितना था 40 b, ये है 0,40। ठीक है, अब अपन ने क्या काम करा, एक रेखा खींची, ये खींच गई साहब ए बी रेखा। ये है अपने पास में असमिका नंबर, असमिका जो नंबर 2 वाली असमिका थी ना, वो फोटो आ गई। इसका हल क्षेत्र में ये नीचे की तरफ है। फिर दूसरी वाली फोटो देखिए, उसमें x अक्ष पर था 35 c 35,0, y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड था 70 d 0,70। अब इसकी फोटो बना दी अपन ने, ये आ गई साहब। इसका हल क्षेत्र भी कहाँ था, नीचे की तरफ, ये। तो जो कॉमन हल क्षेत्र है वो ये वाला है साहब, है ना, ये वाला है। अब यहाँ पर क्या है, इस बिंदु के निर्देशांक के बारे में बातचीत करनी। ये इस बिंदु को नाम दे दो आप ई। अब इस ई बिंदु के निर्देशांक कैसे निकलेंगे वो देखो आप, कि भाई इन दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु। अब दोनों रेखाओं का जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो देखते हैं अपन। दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु, ये दो रेखाएं, इनका प्रतिच्छेद बिंदु निकालें बेटा। y का मान यहाँ रख दो आप, है ना। ये काम आप रफ में कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कि आपने यहाँ पर 2x और y की जगह पर लिखा अपन ने 40 - x और सब बराबर 70, है ना। तो यहाँ पर x बराबर 70 में से 40 गए तो कितना आ गए 30। फिर y का मान निकाला समीकरण 2 से, तो यहाँ पर जब x का मान 30 रखा प्लस y बराबर 40, तो y का मान आ गया अपने पास में 10। तो जो अपना ई बिंदु था उसके निर्देशांक क्या हो गए बेटा, ये आ गए 30,10। अब अपने पास में एक आएगा कोणीय बिंदु, ठीक है। और अपने पास में एक होगा उद्देश्य फलन यानी कि z। अब z क्या है बेटा, देखें जरा, z का मान कितना था आपको याद है, 5x + 2y, 5x + 2y, ये z का मान है। कोणीय बिंदु कौन से हैं इस हल क्षेत्र के, एक तो ये है c 35,0, एक है अपने पास में e, ये है 30,10 और एक है अपने पास में ये b 0,40। अब ये सारे मान यहाँ रखो साहब। z बराबर सबसे पहले 5 × 35 और प्लस 0 बराबर 35 का 5 से गुणा करो 175। फिर साहब ई बिंदु रख के देखो, z बराबर ये आ गया 5 × 30 प्लस 2 × 10 बराबर, ये कितना हो गया साहब, 5 × 30 150 और 2 × 10 कितना हो गए 20, तो ये आ गया 170। फिर बात करिए अपन ने z बराबर 5 × 0 और 2 × 40, तो यहाँ पर कितना आ गया अपने पास में 80। अब अपने को अधिकतम मान बताना है। कितना मान बताना है बेटा, अधिकतम। अपने को इसका अधिकतम मान बताना था। अब अधिकतम मान कौन सा है इन तीनों में, देखो आप, ये रहा साहब अधिकतम, ठीक है। तो अधिकतमीकरण करना था, तो अपने पास में x का मान कितना 35 और y का मान कितना रखना पड़ेगा 0। तो यहाँ पर अपना जो उद्देश्य फलन है इसका मान अधिकतम प्राप्त होता है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं, एक और देख लेते हैं। इसमें क्या दे रखा है अपने को कि 2 असमीकाएं दे रखी हैं। अब इसमें महत्तम मान यानी कि अधिकतम मान बताना है। तो वही वाली बात है,
दो असमीकाएं दे रखी हैं, तो सबसे पहले लिख लेते हैं अपन। दिया है, क्या दिया है कि x प्लस वाई और इसका मान 12 से छोटा है, यह असमीका 1 है। और साहब 2x प्लस वाई, इसका मान 20 से छोटा है, यह असमीका 2 है। और उद्देश्य फलन दे रखा है z बराबर, इसका अपन बाद में इस्तेमाल कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर क्या काम करा, संगत रेखा लिखी साहब। संगत रेखा का समीकरण x प्लस वाई बराबर 12, तो ये अंत्यखंड रूप में लिखा x बटे 12 वाई बटे 12 बराबर 1। अब साहब मूल बिंदु से संतुष्ट करा दिया, तो मूल बिंदु O0,0 से संतुष्ट कराने पर क्या होगा, देखो आप जरा, 0 प्लस 0 और 12 से छोटा है, 0 12 से छोटा है, बिल्कुल सही बात है। तो ये क्या हो गया, संतुष्ट हो गया साहब। फिर अपन ने बात करी इस असमीका की, तो इसके संगत रेखा लिखी साहब। संगत रेखा का समीकरण यह आ गया अपने पास में 2x प्लस वाई बराबर 20, तो यह आ गया x बटे 10 और y बटे 20, अंत्यखंड रूप में लिख दिया साहब। अब क्या काम करो, मूल बिंदु से संतुष्ट कराओ, तो यहाँ पर मूल बिंदु से संतुष्ट कराया साहब, तो यह आ गया 2 गुणा 0 0 और 0 का मान 20 से छोटा होता है, 0 का मान 20 से छोटा होता है, बिल्कुल संतुष्ट कर दिया साहब, यह आ गया संतुष्ट। अब क्या काम करा अपन ने, इसकी फोटो बना ली साहब। फोटो बना लेते हैं, यही बना लेते हैं। यह आ गया अपने पास में, ये है x अक्ष और ये है y अक्ष। x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड कितना था, 12, तो ये लिख दिया अपन ने a 12, 0। और y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड भी कितना है, 12, तो ये आ गया b 0, 12। और ये अपन ने रेखा खींच दी, इसके हल क्षेत्र को देखा तो ये नीचे की तरफ है, ठीक है, ये आ गया हल क्षेत्र। फिर क्योंकि मूल बिंदु को संतुष्ट कर रहा है, तो मूल बिंदु शामिल हो गया इसमें। दूसरे पे देखा x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड कितना है, 10, ये आ गया c 10, 0। और y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड कितना है, 20, ये रहा साहब d 0, 20। अब यहाँ पर ऐसे लाइन खींची, इसका हल क्षेत्र भी इधर शामिल हो रहा है। अपने को तो उभयनिष्ठ हल क्षेत्र बताना है, तो उसको मैं क्या है, अलग कलर से बता देता हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे भाई, है ना। ये आया अपना हल क्षेत्र, उभयनिष्ठ हल क्षेत्र, ये है साहब। लेकिन अपने को चाहिए होते हैं कोणीय बिंदु। कोणीय बिंदु का मतलब जहां पर ये प्रतिच्छेद कर रहा है, ये परिबद्ध क्षेत्र है अपना, ये वाला है ना, ये तो एक कोणीय बिंदु तो ये रहा, एक कोणीय बिंदु ये रहा और एक कोणीय बिंदु ये रहा। तो इस बिंदु के निर्देशांक निकाल लेते हैं। ये ई बिंदु के निर्देशांक आप क्या है, रफ कार्य में करके लिखते हैं, रफ पेज पे निकाल लो मतलब। तो कैसे निकालेंगे, y का मान यहाँ रख दो, तो यहाँ आ जाएगा, यही निकाल लो, है ना। ये आ गया 2x और प्लस y की जगह लिखा मैंने 12 माइनस x और बराबर 20। तो ये आ गया x और 20 में से 12 गए तो कितना आ गया, 8। फिर y का मान कितना आ गया, 4। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ आ गया मान 8,4, ये हो गया साहब। अब अपने पास में 3 मान आ गए साहब। अपने को अब क्या चाहिए, एक तो उद्देश्य फलन चाहिए और एक कोणीय बिंदु चाहिए। अगले पेज पर आ जाते हैं साहब। यहाँ पर क्या काम करा अपन ने, ऐसे लिखा साहब, कोणीय बिंदु है ना, बिंदु। और साहब उद्देश्य फलन z बराबर कितना था बेटा, 10x प्लस 6y, 10x प्लस 6y, ये आ गया। अब सबसे पहला कोणीय बिंदु कौन सा है, देखो आप कोणीय बिंदु कौन कौन से थे बेटा, देख लें जरा। एक तो C, एक E और एक B। C है 10,0, C है 10,0 है ना। और साहब E है 8,4 और साहब B है 0,12, ये आ गया। अब मान रखिए साहब, यहाँ पर z बराबर 10 गुणा 10 प्लस 6 गुणा 0, तो ये आ गया 100। फिर z बराबर 10 गुणा 8 प्लस 6 गुणा 4, तो ये 80 और 24, तो कितना आ गया, 80 और 24 104। फिर बात करिए अपन ने z बराबर 10 गुणा 0
और साहब 6 गुणा 12, ठीक है। अब 12 कितना आ गया साहब, ये हो गया। अधिकतमीकरण करना है साहब। अधिकतमीकरण के लिए अपने पास में कौन सा मान है, ये 104, ठीक है। ये अधिकतम हो गया साहब। महत्तम मान, अधिकतम है ना, या महत्तम। तो अपन कह सकते हैं कि जब यह कोणीय बिंदु E 8,4 पर इस उद्देश्य फलन का महत्तम मान प्राप्त होगा, ठीक है बेटा।